जय श्री कृष्ण एवरीवन। सो भाई मनी एंड क्रेडिट चैप्टर में प्रॉब्लम है मनी एंड क्रेडिट चैप्टर में प्रॉब्लम है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, एग्जाम सामने है, टाइम कम है आपके पास, जो लाइन बाय लाइन आप जो एनसीईआरटी जो पढ़ो इतना भी भाई टाइम नहीं है, और उतना पढ़ने के बाद भी आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। आपको अभी चाहिए क्या भाई, एक शॉर्ट सा नोट, एक शॉर्ट सा एक वीडियो चाहिए जिसमें कि आपको टू द पॉइंट सारी चीजें आपको दिमाग में आ जाए। ठीक है, और इतना क्लियरिटी वे से आ जाए कि आप बस उसको एक बार देखो, उसके बाद आपको याद करने का कोई जरूरत ही ना पड़े। अरे भाई ऐसे ही तो स्टूडेंट हमको दिए कि मनी एंड क्रेडिट दीदी बता दो, तो आपको प्रॉब्लम हो और हम सॉल्यूशन लेके ना आए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आपके लिए हम फिर से यहाँ पे हाजिर हैं मनी एंड क्रेडिट चैप्टर का इकोनॉमी का थर्ड चैप्टर को लेके, एंड आई एम गिविंग यू द श्योरिटी। पहले ही मैं आपको यहाँ पे बोल देती हूँ कि आप अगर इस वीडियो को अगर लास्ट तक अगर देखते हो, मैक्स टू मैक्स आप यहाँ पे जितने भी टॉपिक है सबको यहाँ पे आप क्लियर आउट करने वाले, और इतने अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला कि एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा कि आप बोलोगे कि मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, सो वीडियो के एंड तक देखना। अगर अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को शेयर कर देना है, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि ऐसे ही इजी एक्सप्लेनेशन से आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मिलते रहते हैं। ऑलराइट भाई, सो एग्जाम सामने है, चलो मिलके यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हैं मनी एंड क्रेडिट चैप्टर को। ठीक है, हम यहाँ पे आप अगर समझ जाओ ना कि इस बोर्ड में जितना चीजें लिखा है, अगर इतना ही चीज अगर दिमाग में अगर रख के जाओ तो एग्जाम में बहुत अच्छे से अपने एक्सप्लेनेशन का लैंग्वेज दे करके आप लिख सकते हो। ठीक है, समझ जाओ बस कि किस तरीके से चीजें लिखे हुई है। उसके बाद अगर इसको 2-3 बार अगर रिवाइज अगर कर लो, देन आई एम गिविंग यू द श्योरिटी कि आप बहुत अच्छे से लिख पाओगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो भाई सबसे पहला यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक वो है क्या, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मनी एंड क्रेडिट चैप्टर का मतलब पहले समझा। मनी मतलब होता है करेंसी, मतलब पैसा, क्रेडिट मतलब होता है लोन। ऑलराइट, चलो पहला पॉइंट हमारा क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। देखो इसमें क्या होता है, जब 2 पर्सन होते हैं, ठीक है, मान लो 2 पर्सन है, कोई भी 2 पर्सन है, एक पर्सन के पास कुछ सामान है और एक पर्सन को वही सामान चाहिए, तो अगर ये सामने वाला ए, मान लो कि ये ए जो है, एक ए है और एक बी है, अगर ए के पास कुछ सामान है और वो बी को चाहिए, तो बी को भी चाहिए ये सामान, और ए भी अगर देना अगर चाहता हो, तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। जैसे कि इट मीन्स दैट बोथ द पार्टी शुड एग्री टू बाय एंड सेल ईच अदर गुड्स is called double coincidence of wants। ठीक है, इसका मतलब होता है यही। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए वो भी आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम बहुत ही यूजुअली पहले यूज ज्यादा होता था। ये क्या होता है भाई, बार्टर सिस्टम समझ जाओ कि एक्सचेंज ऑफर जो चीज हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, एक्सचेंज कैसे, अब मान लो कि आपके पास एक पेन है, मेरे पास ये मार्कर है, हम बोलेंगे कि आपका पेन मुझे बहुत पसंद है, दे दो मुझे ये पेन, हम आपको ये मार्कर दे देंगे। ठीक है, आप बोलोगे अच्छा ठीक है मुझे भी ये मार्कर अच्छा लग रहा है, ठीक है भाई लो आप पेन, हाँ आपको आप दे दो मुझे अपना मार्कर, तो मैं आपको दे दूंगी अपना मार्कर और आपका पेन मैं ले लूंगी। दैट इज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम। चलो आते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पे, क्या कह रहा है कि अ सिस्टम वेयर गुड्स आर एक्सचेंज मनी इज नॉट यूज्ड इन दिस सिस्टम। मतलब कि इस सिस्टम में क्या पैसा का जरूरत हुआ कहीं पे, नहीं ना, क्या हुआ, सिर्फ गुड्स का मतलब सामान का, एक सामान दिए दूसरा सामान दिए, पैसा का यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि पैसा का यहाँ पे यूज ही नहीं है। दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। क्लियर है सेकंड पॉइंट। चलो कमिंग टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब देखो मनी को, अब यहाँ पे मनी आया, ठीक है, अब मनी आया यहाँ पे कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज में कैसे मनी यूज होता है। देख लो सबसे पहली बात कि मनी किस लिए यूज होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि मनी जो है वो हाईली नेसेसरी है। ठीक है, हाईली नेसेसरी है। उसके बाद मनी से हम लोग कोई भी चीज को खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भाई क्या है कि मनी जो है, ये मनी देख लीजिए, डबल कोइंसिडेंट जो है ना उसको हम यहाँ पे डीसी से लिखे हैं। ठीक है, तो डबल कोइंसिडेंट में मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिटवीन बायर एंड सेलर। यहाँ पे और कोई बार्टर सिस्टम नहीं है, यहाँ पे कोई डबल कोइंसिडेंट वाला सीन नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपके पास पैसा रहे तो आप पैसा दो और सामने वाले से, मतलब जो सेलर है उससे सामान ले लो। ठीक है, बायर मतलब होता है जो खरीद रहा है, सेलर मतलब हो जाए जो बेच रहा है। क्लियर है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब कि कोई भी सामान हम लोग जो ले रहे हैं, एक्सचेंज जो हो रहा है वो किसके जरिए हो रहा है, पैसा के जरिए हो रहा है, मनी के जरिए। क्लियर है, अब मनी एज ए एक्सचेंज का मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं।
देखो एक एक टॉपिक को पहले अगर हम लोग अगर पकड़ते हैं ना, उस टॉपिक का अगर कंसेप्ट को अगर आपको अगर पता हो तो आप एग्जाम में खुद की लैंग्वेज दे करके बहुत अच्छे से लिख पाओगे। इसीलिए एक एक पॉइंट हम सारा पॉइंट लेकर के आए हैं, उसका कंसेप्ट को बस समझ जाओ, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं भाई, तो मनी क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसीलिए मनी को क्या कहा गया है, सो मनी कॉल्ड द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऑलराइट, आई थिंक यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो हम लोग फोर्थ पॉइंट देखते हैं, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। अब देखो क्या हुआ, पहले के टाइम में ना मनी जो करेंसी जो है हमारा, वो देखो कैसा था भाई, ग्रेन कैटर में यूज होता था, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन, इस टाइप से कॉइन वहां पे जनरली यूज होता, मतलब कि मेटलिक कॉइन हम लोग बोल सकते हैं। और अभी क्या हो गया भाई, अभी हमारे जो करेंसी जो है वो पेपर नोट और कॉइन पे है। ठीक है, और ये जो पेपर नोट और जो कॉइन जो है ये किस आधार पे चलता है ना, इस पैसा जो वो तो पेपर ही है ना, तो उस पेपर का इतना महत्व क्यों है इस चीज को भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि वो जो करेंसी है वो इश्यू किया गया है आरबीआई से। अब ये आरबीआई का भी क्वेश्चंस आपका आ सकता है, इसीलिए आरबीआई का भी हम लोग डिक्लेरेशन यहाँ पे हम लोग लास्ट में एक्सप्लेनेशन देंगे, उसको भी समझिएगा। ठीक है, तो चलो भाई, अब इस पैसा को ही देखो, यही हम क्वेश्चन आपको बोल रहे थे कि व्हाई इज मनी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम पैसा को क्यों ऐसे मान्यता दे कि भाई आप पैसा देंगे तो हम अपना सामान आपको दे देंगे, वो पैसा का महत्व कैसे होगा, तो वो पैसा का महत्व क्यों होता है, कैसे होता है, इस चीज को समझते हैं। इट इज एक्सेप्टेड बिकॉज, क्यों वो एक्सेप्ट किया जाता है सेलर के जरिए, क्योंकि द करेंसी ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, हमारे जो कंट्री जो है उसमें जो गवर्नमेंट जो है वो ऑथराइज दिए हुए हैं कि हाँ ये करेंसी इतना वैल्यूएबल है कि तुम सामान ले करके पैसा देगा तो सामान भी मिल जाएगा। ठीक है, सो ये सिंपल वर्ड में समझिए। दूसरा पॉइंट आप ये भी दे सकते हैं कि इन इंडिया आरबीआई इशू द करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, ये भी एक है कि आरबीआई जो है वो इशू किया गया है इसे हमारे पेपर नोट को, तभी उसको वो मान्यता मिला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तभी उस चीज का इतना वैल्यूएबल है। ऑलराइट, चलो भाई अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, डिपॉजिट विथ बैंक। एक और आपका पॉइंट यहाँ पे आता है क्या, डिपॉजिट विथ बैंक। बैंक में जो डिपॉजिट वाला जो सिस्टम है उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। देखो भाई क्या होता है कि हम लोग बैंक में अपना अकाउंट खोलते हैं एंड देन वी विल बी डिपॉजिट द मनी। ठीक है, उसके बाद हम लोग मनी को डिपॉजिट करते हैं। तो बैंक में हम लोग डिपॉजिट क्यों करते हैं, क्या जरूरी है भाई, पैसा घर पे भी रख सकते हैं, लेकिन बैंक में हम लोग डिपॉजिट क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पे हमारा जो पैसा जो है वो सेफ रहता है और कभी भी हम लोग मनी को वहां से ले भी सकते हैं, विथड्रॉ मनी। ठीक है, और डिमांड फ्रॉम द बैंक सो दैट, अब देखो कोई भी मतलब कि कभी भी हम लोग जो मनी जो लेते हैं वो हम लोग बैंक को डिमांड करके हम लोग ले लेते हैं, इसीलिए डिमांड फ्रॉम द बैंक, सो दे आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट बैंक, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, डिमांड डिपॉजिट बैंक। ये भी एक दो आपका क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हर एक पॉइंट को सुनो, इसकी बिल्कुल भी मत करो, ये सब पॉइंट्स दिया ही जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्या है, डिमांड डिपॉजिट। अब देखो ये डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट मतलब कि एक जिसको हम लोग चेक बोलते हैं। ठीक है, ये चेक को ही हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, डिमांड डिपॉजिट। मतलब दे ऑफर इंटरेस्टिंग फैसिलिटीज लुक लाइक एज अ पेपर इज कॉल्ड चेक। ऑलराइट, दैट इज कॉल्ड चेक। उसके बाद क्या है भाई कि ये चेक क्या करता है, ये चेक जो है वो बैंक वाले को इंस्ट्रक्शन देता है कि स्पेसिफिक अमाउंट, आप मान लीजिए 10,000 20,000 कुछ भी एक स्पेसिफिक अमाउंट बोला जाता है बैंक को कि इतना पैसा आप हमको दीजिए, और जिसका भी वो चेक जो रहता है उसी के थ्रू पीपल को दिया जाता है। ठीक है, पर्सन टू द पर्सन, ये चीज याद रखिएगा, फ्रॉम द पर्सन अकॉर्डिंग टू द पर्सन। अब क्या है, अकाउंट टू द पर्सन। तो अब सेकेंड हम लोग पॉइंट यहाँ पे देखते हैं चेक का ही। तो इससे क्या होता है, ये एक समझिए तो ये एक बहुत इजी वे होता है मनी को एक से दूसरी जगह तक सेंड करने के लिए। ठीक है, इसीलिए चेक जो है हम लोग ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी भी अगर लेना हो तो कोई इश्यू नहीं होता है। अब आते हैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे कि क्वेश्चंस आते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि इन इंडिया बैंक्स गिव द 15% ऑफ द टोटल डिपॉजिट, ओके, एज अ कैश 15% तक बैंक रखता है अपना। उसमें क्या है कि हाउ डज बैंक अर्न। अब यहीं से हमारा एक क्वेश्चन और बनता है कि बैंक कैसे पैसा कमाता है। देखो चार्जेस या फिर इंटरेस्ट से, या फिर हाई रेट लगा करके इंटरेस्ट में, लोन में। ठीक है, लोन में हाई रेट इंटरेस्ट लगा करके, चार्जेस लगा करके बैंक जो है वो अपने मनी को यहाँ से भी अर्न करते हैं। मतलब कि अगर कहा जाए एक वर्ड में, एक लाइन में, तो हम लोग कह सकते हैं कि बैंक्स अर्न मनी फ्रॉम द बोरोवर्स। ऑलराइट,
चलो अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या है कि टर्म्स ऑफ द क्रेडिट। अब कुछ शर्त होते हैं, ठीक है, मतलब लोन लेने के कुछ शर्त होते हैं, उस शर्त को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। वो क्या है कि मनी एंड गुड्स ऑफ सर्विस, यहीं से अब हमारा क्या लगता है, इंटरेस्ट रेट लगता है, ठीक है। ये पॉइंट सब ध्यान में रखना। इसके बाद एक और हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है कि कोलेटरल, मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि कोई भी बोरोवर जो एसेस्ट जो खरीदता है अपना, ठीक है, एसेस्ट जो खरीदता है, जो किस लिए काम आता है, एसेस्ट अपने पास भी रखने के लिए खरीदता है और किस लिए काम आता है, अगर वो लोन अगर ले, मतलब लोन की पर्पज में उस एसेस्ट का क्या काम आता है कि अगर वो लोन अगर ले तो उस एसेस्ट को एक गारंटी के तौर पर रखा जाता है। आपको ये सारी चीज पता है ही, ठीक है, बाकी आप समझ जाओ चीजों को यहाँ पे थोड़ा क्लियरिटी से कि एसेस्ट बोरो ओन यूज दिस एज ए गारंटी टू द, जो हम लोग जो देते हैं ना, इसमें देखो लेंडर अंटिल द लोन इज रिकवर्ड, ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि हम लोग जो जैसे कि बैंक से कोई भी मान लो कि लोन ले रहा है तो उसके पास अगर कुछ अगर एसेस्ट है, एसेस्ट मतलब क्या चीज, उसके एग्जांपल में जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, व्हीकल्स हो गया, तो ये सारी चीजें जो होते हैं तो वो उसको रख के भी ले सकता है, ठीक है, मतलब उसके गारंटी तौर पर भी उसको रख के भी ले सकता है। तो वो बैंक क्यों रखता है कि बाय द वे अगर वो अगर लोन अगर ना अगर दे तो वो जो एसेस्ट जो रख के जो है बैंक के पास, वो बैंक उस चीज को बेच करके अपने उस लोन का भरपाई कर लेता है। ऑलराइट, ये सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे समझ सकते हैं, जिसमें कि वो क्या लेता है, हाउस का पेपर वगैरह लेता है, ठीक है, पेपर डिमांड करता है तभी उसको लोन प्रोवाइड किया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज हमारे यहाँ पे क्या है भाई, एक और आता है आपका यहाँ पे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं, बहुत सिंपल भी है, ठीक है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर तो पढ़े ही हो ना इंग्लिश में, वही चीज है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर मतलब कि बैंक कोऑपरेटिव से आप जो भी आप लोन्स वगैरह या फिर कुछ भी आप जो काम जो कर रहे हो उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल, ठीक है। और इनफॉर्मल मतलब कि अगर आप लोन ले रहे हो कोई भी अपने फ्रेंड से या फिर रिलेटिव से या फिर ट्रेडर से, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम उसको क्या कहेंगे, इनफॉर्मल सेक्टर। क्लियर है भाई, आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्या है भाई, चलो यहीं तक हो गया। अब क्या है कि आरबीआई का कुछ फंक्शंस है, देखो अब यहाँ पे और स्पेस नहीं था, बाकी हम आपको यहाँ पे समझा देते कि आरबीआई का फंक्शंस क्या होता है। आपको पता ही है कि आरबीआई जो है एक बहुत ही मेन वाला हमारा जो है आरबीआई का फंक्शन क्या होता है कि ये एक सेंट्रल बैंक है, ठीक है, ये एक सेंट्रल बैंक है। बाकी इनका काम क्या रहता है कि वो मेंटेन भी करते हैं, मॉनिटरिंग भी करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं भाई कि जितना भी रिपोर्ट जो है उसको सबमिट भी करते हैं, मतलब क्या क्या रिपोर्ट हो रहा है क्या क्या नहीं, सारे चीजों को बताते, सब चीज का वहां पे डेटा रहता है। उसके अलावा क्या कह सकते हैं हम लोग कि कितना लोन बिजनेसमैन या फिर रिच मैन लोग कितना लोन लिया, कितना दे रहा है, कितना नहीं, सब चीज का डिटेल उनके पास रहता है, ठीक है। सो ओवरऑल ये सारे इंपॉर्टेंट थे यहाँ पे। उसके अलावा कि वो कितना ज्यादा मतलब लीडिंग हो रहा है या क्या हो रहा है, मतलब हर चीज का मेंटेनेंस ओवरऑल यहाँ पे रखा जाता है, किसके थ्रू, आरबीआई का फंक्शन, ठीक है। इसीलिए ये सबसे मेन एंड सेंट्रल ब्रांच है, ये चीज याद रखिएगा। ऑलराइट भाई, तो सेंट्रल बैंक यही है और इसी के थ्रू हर जगह पे ऑथराइज्ड किया जाता है। सेंट्रल बैंक जो हमारे गवर्नमेंट जो है वो यहीं पे ऑथराइज्ड किया गया है, आरबीआई के ऑथराइज्ड के जरिए ही हमारे जो पेपर नोट जो है वो इतने वैल्यूएबल है। ऑलराइट, सो टोटली यहाँ पे हम लोग कितने पॉइंट्स देखे, एक और है एसएचजी। एसएचजी मतलब क्या होता है भाई, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, लास्ट पॉइंट यही हमारा बचता है, एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये क्या होता है कि कोई भी विलेजेस में जैसे कि नेबरहुड लोग मिल करके, अगल बगल का मिल करके एक संगठन बनाता है, मतलब कि एक ग्रुप बनाता है, और जिसको जितना एबिलिटी के अनुसार उन लोग पैसा इकट्ठा करता है, अपना जितना भी हो सके, जिससे कितना 100-50 जितना भी हो सके, ठीक है, उसको इकट्ठा करता है और उन लोग अपने से एक हेल्पिंग ग्रुप निकालता है, ठीक है। और उन लोग जो जमा जो करता है, मान लीजिए कि हर वीक में या फिर हर मंथ में कुछ जमा करता है तो कुछ एक अच्छा अमाउंट बन जाता है। उस अमाउंट में क्या होता है कि किसी का भी अगर कोई प्रॉब्लम अगर रहे तो वो उस अमाउंट से अपने लोन को ले सकता है, और उसमें भी कुछ इंटरेस्टेड अगर चाहे तो उन लोग रख सकते हैं अपना इंटरेस्ट, अदरवाइज उन लोग मतलब कि अपने ही ये में ग्रुप में ही रख करके जो भी सुटेबल रहे सबके सहमति से उन लोग अपने रूल रेगुलेशन के जरिए उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। इससे बहुत हेल्प हो जाता है, जो भी विलेजेस वगैरह में अगर किसी को अगर हेल्प अगर चाहिए कोई भी चीज का तो उसमें उन लोग का हेल्प हो जाता है। सो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे 13 टॉपिक देखे।
आई थिंक यहाँ पे आपका मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक सारे कवर अप हो चुके हैं मनी एंड क्रेडिट के। अब आप हमको बताइए क्या आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे अपना पूरा टोटल दी हूँ, बहुत ही इजी लैंग्वेज से आपको समझाने का ट्राई की हूँ एंड आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। सो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका फिर भी कोई भी चैप्टर में अगर दिक्कत अगर हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी लाने का ट्राई करूंगी ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सके। ऑलराइट, सो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग।